हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण या जिसे रीजनिंग भी कहते हैं कि 11वीं वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले 10 वीडियोस हमने इसकी अपलोड कर दी हैं जिसमें लगभग 200 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं और स्पेशली ये जो आपकी क्लासेस हैं ये आपकी एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो। एमएड के अलावा बीएड एंट्रेंस के लिए भी ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके अलावा जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली हमने यहाँ पर एमएड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की भी हमने 20 से 25 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है जो कि एमएड एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो भी सभी स्टूडेंट्स के लिए यानी सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। किसी एक यूनिवर्सिटी को स्पेशली हमने ये वीडियोज़ नहीं बनाई हैं। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर करते हैं। कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए जिससे कि कोई भी डाउट आपका यहाँ पर ना रहे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट आउट ऑफ 4। इन 4 में से ये बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इनमें क्या समानता है। A7Z, B5Y, D1W और E8V। अब देखिए इनमें आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। Z ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, BY इसमें एक दूसरे के अपोजिट हैं, DW एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और EV जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी 2 लेटर्स आपको गिवन है उनके नंबर्स को ऐड कर लेना है, उनकी पोजीशन को ऐड कर लेना है। यदि उनका सम 27 आता है तो समझ लेना कि वो दोनों वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपके अपोजिट हैं। जैसे A1 होता है, Z26 होता है, इन दोनों का सम करेंगे यहाँ पर 26 आएगा। इसी तरह से B आपका 2 होता है, Y आपका 25 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 27 आएगा। इसी तरह से DW और EV को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर चारों में ही ये एक दूसरे के अपोजिट जो लेटर्स हैं वो दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इस नंबर्स में क्या मिलता है। दोस्तों 7 है, 5 है, 1 है और 8 है। तो इनमें देखिए आपको क्या क्या देख सकते हैं आप। अगर इसमें इवन ऑड देखें तो देखिए इसमें आपका एक तो आपका ऑड है, सॉरी इवन है, बाकी 3 आपके यहाँ पर ऑड दिए हुए हैं। तो इस तरह से यही आपका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई और पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द सिमिलर ग्रुप ऑफ 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 3 युग्मों के समूह से भिन्न है। 4 16, 5 25, 6 36, 7 49। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि ये पहले वाले का स्क्वायर दूसरा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसमें अभी तक तो इसमें कोई डिफरेंट हमें नज़र नहीं आया है। अगर इसमें इवन और देखते हैं तो देखिए आपका इवन है, ये भी आपका इवन है, ये आपके 2 यहाँ पर और दिए गए हैं। तो इससे भी हमारा यहाँ पर कोई डिफरेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारे के सारे ही लगभग सेम हैं। तो इसमें देखिए अब क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए पता करने की कि इनमें क्या अलग है। 4 की 4 में करीब 16, 4 चौक 16, 5 पूरे 25, 6 6 36, 7 7 49। तो इस तरह से अगर देखें तो इसमें यहाँ पर कोई भी नंबर आपका अलग नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को देखिए तो ये क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्योंकि इसमें सारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, चारों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई डिफरेंशिएट इसमें नहीं है। तो इसलिए इसमें आपका आंसर कोई भी नहीं होगा और यूनिवर्सिटी ने भी इसका जो आंसर दिया था वो कुछ नहीं दिया और इस पर क्रॉस लगा दिया। और जिस क्वेश्चन पर क्रॉस लग जाता है उसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है और उसके जो नंबर हैं वो सबको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो 52 क्वेश्चन आपका यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 53, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑपरेशंस आर अलाइक इन द सम वे और द अदर एंड फॉर्म अ ग्रुप वेरियस वन ऑपरेशन इज डिफरेंट। इनमें भी यही कहा है कि 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो आपको बताना है कि वो एक कौन सा है जो अलग है। तो देखिए इसमें सबसे पहले UB, ZH, XF और VJ। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो U होता है आपका 21, B होता है 2, Z होता है 26, H होता है आपका 8, X होता है आपका 24 और F होता है आपका 6, V होता है आपका 22 और J होता है 10।
तो यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 21 से 2 पर जाने के लिए आपको 21 और 5 26 प्लस 7 करना पड़ेगा, 26 से 8 पर प्लस 8 करना पड़ेगा, 24 से 6 पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको प्लस 8 करना होगा, 22 से 10 पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर 10 तो आपका ये है, और 22 और 4 26 यहाँ पर प्लस 14 करना पड़ेगा। तो देखिए प्लस करके तो हमारा यहाँ पर कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें नंबरिंग से कुछ नहीं होगा। अब इसमें कुछ और हमें देखना होगा। इसमें डिफरेंस से कुछ नहीं हो रहा, अपोजिट लेटर्स भी नहीं है, क्योंकि अपोजिट हम जानते हैं जेड का ए होता है, लेकिन यहाँ पर जेड के साथ एच दिया है। एक्स के साथ एक्स का आपका सी होता है, यहाँ पर भी नहीं है, और ये भी आपका नहीं है, यू भी नहीं है, क्योंकि बी का आपका वाई होता है, तो बी का यहाँ पर यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब एक ही चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी इन चारों में। देखिए ये जो नीचे के 3 जोड़े हैं ये सारे पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, जबकि इसमें आपका एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट है। तो यही इसका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 से 56 में नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षर पैटर्न को देखना है और श्रृंखला के मध्य या अंत में जो रिक्त स्थान आ रहा है उसको भरना है। ठीक है, 54 से 56 तक क्या देखना है कि इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे हमें जो खाली स्थान है, चाहे वो बीच में है चाहे वो लास्ट में है, उसका यहाँ पर हमें आंसर बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्रृंखला में बी से आया सी, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ जिससे कि देखिए बी से आया सी, सी से क्या आएगा उसके बाद ई, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा +1 हो रहा है। बी से सी आया तो सी से यहाँ पर डी आएगा, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर डी से आंसर नहीं लगेगा क्योंकि सारों में ही आपका डी दिया हुआ है। अब इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। तो डी से आया आई, और आई से क्या और इससे फिर क्या। तो ठीक है, डी होता है हमारा 4 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, यहाँ पर क्या आएगा और वाई है हमारा 25 नंबर पर। तो देखिए 4 और 5 9, 9 और 7 16 अगर करें, और 16 के बाद फिर 9 यहाँ पर कर दें तो 25 आ जाएगा। तो पहले 4 में यहाँ पर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमारा 16वें नंबर का जो लेटर है वो आना चाहिए, और 16 नंबर पर होता है हमारा पी। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा डी पी। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो डी पी ये करेक्ट हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे आप सेकंड वाले लेटर पर ध्यान दीजिए। सेकंड वाला क्या है आपका, डी है, आई है और वाई है। तो डी होता है आपका 4, आई होता है आपका 9, यहाँ पर खाली स्थान है, और वाई आपका 25 है। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो आपका पहला वाला है वो बी है, यानी कि वो 2 है, तो ये इसका स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए सी है, सी का 3 होता है, तो ये इसका स्क्वायर है। इसी तरह से ये 5 ई आपका 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका 4 आएगा, डी आएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 4 और 16 यानी डी और पी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 55। इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी डी, लास्ट में तो डी आएगा सेकंड वाला। अब पहला वाला देख लीजिए क्या आना चाहिए, आई के बाद जे, जे के बाद के, तो के बाद आ जाएगा आपका एल, एल डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 56। 56 में देखिए ए के बाद बी है, बी के बाद यहाँ पर सी ही आएगा, सी के बाद डी, तो पहला तो आपका सी हो गया। ठीक है, अब ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सी स्टार्टिंग में नहीं है। अब इनमें देखिए सी स्टार्टिंग में तीनों में है, तो इनमें से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो दूसरा लेटर देखना है वो ऑप्शन में ऐसा देखना है जो डिफरेंट हो। देखिए लास्ट वाला तीनों में डिफरेंट है, यानी कि हम लास्ट वाला अगर निकाल लें तो फिर यहाँ पर हमारा आंसर एक से ही आ जाएगा। देखिए जेड, जेड से आया वाई, वाई से क्या आना चाहिए और उसके बाद डब्लू, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि -1 हो रहा है। तो वाई से पहले आता है एक्स, तो यहाँ पर लास्ट में एक्स आ जाएगा। तो जिसमें स्टार्टिंग में सी लास्ट में एक्स है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है CCX यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। If test is said to be measurement, measurement is said to assessment, assessment is said evaluation, evaluation said examination, examination said appraisal, then what will be called the process of quantification? परीक्षण को मापन, मापन को आकलन, आकलन को मूल्यांकन, मूल्यांकन को परीक्षा, परीक्षा को मूल्यांकन कहा जाए तो अंकन की प्रक्रिया क्या होगी। तो अंकन की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, अंकन की जो प्रक्रिया होती है उसको मीजरमेंट यानी मापन कहा जाता है। मीजरमेंट यानी मापन कहा जाता है। तो मीजरमेंट को यहाँ पर क्या कहा गया है, मीजरमेंट को यहाँ पर असेसमेंट कहा गया है। तो असेसमेंट आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपकी अंकन की प्रक्रिया होती है उसको दोस्तों मापन कहा जाता है, और मापन को यहाँ मूल्यांकन आकलन कहा गया है, इसलिए इसका आंसर आपका आकलन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58। इफ NCT इज सेड टू बी UGC, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर NCT को UGC, UGC को NCERT, NCERT को NAAC, NAAC को NPST एंड NPST को NCFTE कहा जाता है, then which one of the following will assess the higher education institution? इसको ये कहा जाता है। तो अब हमें देखना है कि निम्नलिखित में उच्च शिक्षा संस्थान का आकलन कौन करेगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि उच्च शिक्षा संस्थानों के आकलन के लिए कौन सी बॉडी यहाँ पर काम करती है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो
आपकी NAAC होती है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये जो होती है ये आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को असेस करती है, यानी उनका आकलन करती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि NAAC को क्या कहा जाता है, देखिए NAAC जो है उसको क्या कहा गया है, NAAC को कहा गया है NPST। तो NPST यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका 59। इन ए कोडिंग लैंग्वेज में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 123 को ये कहा जाता है, 145 को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड 672 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पॉलिसी के लिए क्या कोड यहाँ पर रखा जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि पूछा क्या है, पॉलिसी वाला पूछा है। अब देखिए किस किस में पॉलिसी आ रहा है, सबसे पहले तो उन्हें पकड़ लीजिए। तो पॉलिसी आपका एक तो इसमें है और पॉलिसी आप एक दूसरा किस में है और किसी में भी आपको पॉलिसी नहीं है। तो सबसे पहले आप पहले और दूसरे को देखिए। तो 1, 2, 3 और 1, 4, 5 इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 1 कॉमन दिख रहा है। तो इनके मीनिंग में अब क्या कॉमन दिखना है वो हमें देखना है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो एक का मतलब सीधा सीधा हमारे यहाँ पर नेशनल निकल कर आ गया, ठीक है, एक का मतलब नेशनल आ गया है। अब हमें क्या बताना है, अब यहाँ पर देखिए 1 पहले और तीसरे में क्या कुछ कॉमन है, तो 1, 2, 3 और 6, 7, 2, यहाँ पर 2 आपका कॉमन है। तो देखिए इसमें मीनिंग में क्या कॉमन है, तो आपका एजुकेशन कॉमन है। तो यहाँ से सीधा सीधा 2 हमारा एजुकेशन के लिए निकल कर आ गया है, 2 हमारा एजुकेशन के लिए यहाँ पर निकल कर आ गया है। एक हो गया हमारा नेशनल के लिए, 2 हो गया हमारा एजुकेशन के लिए। तो अब देखिए जो इसमें एक ही बचा 3 और इसमें एक ही वर्ड बचा पॉलिसी। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 जो है वो पॉलिसी के लिए यूज़ हुआ है। 3 आपका किसके लिए यूज़ हुआ है, पॉलिसी के लिए यूज़ हुआ है। तो इस तरह से कंपेरिजन करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पॉलिसी नीति के लिए आपका 3 कोड किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इफ़ A, B, C एंड D आर मंथ्स इन द सीक्वेंस, A एंड D मंथ्स आर द डेज आर 30। अच्छा, व्हाट इज द मंथ D? यदि A, B, C, D जो है क्रम में 4 महीने हैं, ये कहा गया है। समझिए क्वेश्चन को, क्रमानुसार व्यवस्थित हैं। A और D में 30 दिन है, यानी A में भी 30 दिन है, D में भी 30 दिन है। A, B, C, D ये 4 महीने हैं। अभी से पूछा है कि D कौन सा महीना है। तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो बीच में जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के महीनों में 2 महीने एक साथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन कौन से महीने होते हैं दोस्तों? जी हाँ, वो आपके जुलाई और अगस्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका B और C है ये आपके जुलाई और अगस्त हो जाएंगे। और इससे पहले के 2 जो इससे पहले और बाद के जो हैं वो आपके 30 के हो जाएंगे, यानी कि जून आपका 30 का हो जाएगा। जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर जो है वो भी आपका यहाँ पर 30 का होता है। तो A जो है यहाँ पर आपका क्या है, जून है, B आपका जुलाई है, C आपका अगस्त है और D आपका सितंबर है। यहाँ पर पूछा है कि D कौन सा महीना है, तो D आपका सितंबर महीना है। ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, A is the son of B and C is not the son of B. E is grandfather of B. Then how does A related to E? क्वेश्चन नंबर 61 देखिए फटाफट से। A is the son of B. A B का सन है तो B ऊपर आएगा, A नीचे आएगा, सन है तो ब्रैकेट में सॉरी स्क्वायर में आ जाएगा। C is not the son of B. C B का सन नहीं है। E is the grandfather of B. E B का ग्रैंडफादर है तो B का ग्रैंडफादर है, E यहाँ पर आ गया, ठीक है। E द ग्रैंडफादर ऑफ B, देन हाउ डज A रिलेटेड टू E? तो E किससे रिलेटेड है? E जो है A से कैसे रिलेटेड है? E इज द ग्रैंडफादर ऑफ B, ग्रेट ग्रैंडसन। हाँ देखिए, सन ग्रैंडसन मतलब सन ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन, तो इसका परपोत्र यानी परपोता जिसे कहते हैं देसी लैंग्वेज में, वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्योंकि इसमें देखिए इसका तो कोई रोल नहीं है कि C इज़ नॉट द सन ऑफ B, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन A प्रपोत्र यानी ग्रेट ग्रैंडसन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। 0.9 का वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन इतना इजी है नहीं, और 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया क्योंकि उन्होंने बस देखा कि 0.9 का वर्गमूल पूछा है, इसका वर्गमूल कर दिया, 0.3 आंसर लिख दिया, आंसर आ गया। नहीं, ये आंसर बिल्कुल इसका गलत है, ये इसका आंसर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वर्गमूल का मतलब
जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है वो समझ लें। वर्गमूल का मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए, यानी इनमें से किसी का स्क्वायर करें तो 0.9 आएगा, ये मतलब है इसका यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ 0.3 का तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट आपका 2 के बाद आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो पॉइंट आपका 4 से पहले आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका कर दूँ और इसी तरह से इसका। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे आपको बताना है कि जब भी आपको इस तरह की संख्या दिखाई दे जिसका इकाई का यानी यूनिट प्लेस 5 है और कोई भी है, यहाँ पर 8 है, 9 है, 4 है, 5 है, तो इसका स्क्वायर करने, क्योंकि अब हमें देखिए इनमें से किसी एक का स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए या इसके बिल्कुल करीब हो, तभी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके स्क्वायर करने की मैंने आपको ट्रिक शायद पता नहीं बताई या नहीं बताई, लेकिन अब सुन लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और एग्जाम में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। 1 सेकंड में आप इसका स्क्वायर यहाँ पर निकाल सकेंगे जब भी आपको इस तरह का नंबर दिखाई दे। अभी पॉइंट को मैं हटाकर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है 95 × 95, ठीक है। अभी पॉइंट को मैंने साइड कर दिया है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी आप यूनिट प्लेस 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिख देना है, 25 आ गया, ठीक है। ये तो आना ही आना है। अब जो आपका 5 के पहले जितने भी नंबर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 9 है, 9 ना होकर यहाँ अगर 10 भी होता तब भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 से 1 ज़्यादा लेंगे, 9 से 1 ज़्यादा होता है 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 90 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 90-25 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको 90-25 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो मल्टीप्लाई करके 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 0.9025 आपका यहाँ पर देखिए 0.9025 ये कहीं ना कहीं इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है और 25 है, तो ये 9 के 0.9 के ही बराबर है। तो इसका आंसर एक्चुअल में ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर की बात अगर करते हैं तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल, 15 का स्क्वायर आप कर लीजिए। तो मैंने क्या बताया कि इकाई के अंक 5 है, आगे चाहे कुछ भी है। 15 पहले 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 आ गया। यहाँ पर 1 है तो इसकी गुणा इससे अगले वाले नंबर में कर दीजिए, 1 दूनी 2, 225 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, आप सबको पता है। मुझे अगर 25 का स्क्वायर करना है तो 25 का स्क्वायर पहले तो आपको सभी को याद होगा, 25 से 625 होता है, लेकिन कैसे आया ये देखिए। 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लाना है 2 है, 2 में 3 की गुणा कर दीजिए, 1 ज़्यादा की 625 आ गया। आपको अगर 45 का स्क्वायर करना है तो कीजिए, तो 5 पूरे 25 आ गया, ठीक है। और 4 की गुणा 5 में, 4 पंजे 20, 20 25 आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको यहाँ पर 65 का स्क्वायर बताना है, ठीक है। 65 का स्क्वायर कितना होगा ये कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द नंबर इन द गिवन सीरीज इज। जो सीरीज गिवन है इसका सम आपको यहाँ पर बताना है, इसका सम कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको कई मेथड से समझाने वाला हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएगा। एक सीरीज दी गई है आपके यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 to 99, यानी कि ध्यान से देखिए ये जो सीरीज़ है वो 1 से लेकर 99 तक है, लेकिन इसमें आपके इवन नंबर मिसिंग है, इवन नंबर्स इसमें नहीं है। ये एक सीरीज़ है ऑड नंबर्स की 1 से लेकर 100 तक, मतलब 100 तो इवन होता है इसलिए 99 तक। ये आपकी सीरीज़ है ऑड नंबर्स की, इसका आपको यहाँ पर सम बताना है। तो इसके सम के यहाँ पर कई तरीके हैं, मैं आपको सारे तरीके एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सीरीज़ के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सीरीज़ का फॉर्मूला होता है सम, SN = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये n समझ में नहीं आया होगा, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको तो समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस सीरीज़ में जितनी भी टर्म है, तो कितनी टर्म है देखिए 1 से 100 तक आपके 100 होते हैं, लेकिन उनमें से सारे सम संख्या को इवन नंबर्स को हटा दें तो कितने हाफ हो जाते हैं, यानी कि 50 बच जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू जो होगी वो 50 होगी, यानी ये 50 नंबर है, 1 3 5 7 अगर हम इन्हें गिनेंगे 99 तक, ये टोटल 50 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है, इसमें ये आपको ये a दिख रहा है, a क्या है, तो a है हमारी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट यानी कि a = क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है। अब यहाँ पर देखिए n फिर से हमारे क्या है 50 आएगा, और d जो है, d का मतलब है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है। देखिए 1 से 3, तो डिफरेंस निकालने के हम क्या करते हैं, आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस कर दीजिए। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 99 से 97 गए 2, तो d आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, d आपका 2 आ जाएगा। एक तरीका तो होता है आपका ये। तो यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए n आपका 50 है, 50/2, 2 × a यहाँ पर देखिए, तो 2 एकम 2 हो जाएगा,
प्लस n माइनस 1, n आपका कितना है 50 है, तो 50 में से एक गया 49 गुणा पे d हमारा 2 है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 25 बार। अब देखिए 49 दूनी कितने होते हैं, 49 50, ये आपका आ जाएगा 100 ही आ जाएगा, क्योंकि 49 दूनी 98 और 98 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, यानी 25 गुणा 100 बराबर आंसर आ जाएगा 2500। एक मेथड तो ये है। अब दूसरा मेथड थोड़ा सा इससे ईजी है वो मेथड, तो देखिए क्या मेथड है उसको भी मैं यहाँ पर फटाफट से आपको बता देता हूँ। इसमें जो सीरीज़ का फॉर्मूला ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सीरीज़ का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसमें एक फार्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का। लास्ट टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर हमें लास्ट टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है, 99 आपकी यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी है। तो देखिए l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सीरीज़ के फॉर्मूले में आप अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, अंदर क्या है प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, ये आपका बिल्कुल सेम है। सेम होने का मतलब ये है कि मैं इसको a प्लस ये क्या है l मतलब लास्ट टर्म l भी लिख सकता हूँ, यानी अंदर वाली जो ये चीज़ है इस फार्मूले में, इसको मैं a प्लस l लिख सकता हूँ। इस तरह से अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो Sn की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी n/2 और a प्लस l, ठीक है। अब यहाँ पर n वही हमारा 50 होगा, क्योंकि ये सारी टर्म नंबर ऑफ टर्म तो 50 ही हैं। 50/2, a पहली टर्म हमारी 1 है, प्लस लास्ट की टर्म हमारी 99 है, तो 99 और 1 आपका 100 हो गया, ये 25 बार कट गया, तो 100 इंटू 25 फिर से आपका यहाँ पर 2500 आंसर आ गया है, ठीक है। तो 2500 आपका यहाँ पर एक बार फिर से आंसर आ चुका है। अब इसका एक तरीका मैं और यहाँ पर आपको बताता हूँ, जिनको ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, और सबसे ईजी फार्मूला, ट्रिकी फार्मूला भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए आपको इसमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50 है, यहाँ पर 50 टर्म्स हैं। और एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे कि पहली और लास्ट वाली को अगर जोड़ दें तो आपका 100 आएगा, दूसरी और सेकंड लास्ट को जोड़ दें तब भी आपका 100 आएगा। इसी तरह से जोड़ते जोड़ते जब आप आएंगे तो आपका 100 जोड़े जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो देखिए एक जोड़ा ये हो गया, यानी 2 को मिलाकर एक जोड़ा बन रहा है। टोटल आपके 50 हैं, तो 50 में 2 को मिलाकर एक जोड़ा बनेगा, तो टोटल 25 जोड़े बनेंगे। 25 जोड़े बनेंगे, 100 के 25 जोड़े, मतलब 2500 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से भी आप यहाँ पर कर सकते थे, इसमें फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको यहाँ पर 3 तरीके बता दिए हैं। तीनों ही तरीके आपके लिए जानने ज़रूरी थे, और तीनों तरीके मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 2500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 64, a b c and d are 4 consecutive natural numbers, then which of the following is not true? a b c d 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं, मुझे उम्मीद है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं पता हो। अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं एक बार बता दूं कि प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती हैं, 1 से 2 3 4 और फिर आगे तक चली जाती हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 0 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। 0 आपकी जो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाती है। 0 आपकी क्या है, होल नंबर में आ जाती है। तो यहाँ पर पूछा है क्या कि यदि ए बी सी डी 4 नेचुरल नंबर्स हैं तो लिख लेते हैं, एक मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, डी। तो क्या ए लेस देन बी हो सकता है? ए इसको माना है, बी इसको माना है, ए बी से बिल्कुल सही हो सकता है। ए डी से छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर क्रमागत है यानी कंसेक्यूटिव है। बी सी से छोटा, बिल्कुल बी सी से छोटा है, यहाँ पर देख लीजिए। और सी ए से छोटा हो सकता है, तो सी ए से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है, यानी कि 3 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। अगर ये क्रमागत की बात कर रहा है ए बी सी डी को, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है रॉन्ग है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 65 ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, और क्योंकि टाइम टेकिंग तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि इसको अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे कि कभी भी आपकी इस क्वेश्चन में गलती ना हो, तो इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे, अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए